हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में जानेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाते हैं, वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है और कैसे हम उन्हें कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका मतलब भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम अपने आसपास कई सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे फैंस, लाइट्स, और किचन में कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कि अनाज हो गया या गैस हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं। तो हम रिसोर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो भी वस्तु हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ होती है या हमारी नीड को फुलफ़िल करती है, उसे हम कहते हैं रिसोर्स, यानी कि संसाधन। यहाँ तक बात क्लियर है। अब कोई वस्तु कैसे रिसोर्स बनेगी, ठीक है, किसी सब्सटेंस को हम रिसोर्स कब कहेंगे, तो इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला होता है यूटिलिटी। यहाँ पर हम लिख देते हैं फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से कोई सब्सटेंस क्या बनता है, रिसोर्स बनता है। सबसे पहला है यूटिलिटी, कि उसकी यूटिलिटी क्या है, क्या किसी सब्सटेंस का कोई यूज़ है हमारे नीड को फुलफ़िल करने के लिए। अगर यूज़ है, यानी कि उसकी कोई यूटिलिटी है, कोई यूजेबिलिटी है, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, एक रिसोर्स कहलाएगा। फिर अगर उसकी यूटिलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू भी डिफाइन होगी। अगर किसी वस्तु की यूटिलिटी ज़्यादा है, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन कोई कोई वस्तु ऐसी होती है जिसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है, किसी वस्तु की बहुत कम ज़रूरत होती है, तो यूटिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। वैल्यू यहाँ पर इकोनॉमिकली भी हो सकती है, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ मनी अगर हम बात करें तो कोई चीज़ महंगी भी होती है। और टाइम के साथ भी किसी सब्सटेंस की वैल्यू चेंज हो सकती है, किसी रिसोर्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे मान लीजिए आज आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, XYZ कुछ भी आपने बनाया, अब आज उसकी वैल्यू ज़ीरो है, आज उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। लेकिन मान लीजिए कल को या कुछ समय बाद कोई फर्म उसे पेटेंट कर देती है, यानी कि उसे एक इन्वेंशन मान लेती है, तो फिर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर टाइम भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइम के साथ भी सब्सटेंस रिसोर्सेज बन सकते हैं और वैल्यू उनकी चेंज हो सकती है। फिर यहाँ पर एक और फैक्टर आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो हमें पता ही है कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता ही है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए या किसी वस्तु को बनाने के लिए जो स्किल्स होती हैं, जो नॉलेज होता है, उनकी एप्लीकेशन ही क्या कहलाती है, टेक्नोलॉजी कहलाती है। टेक्नोलॉजी का मतलब नॉलेज एंड स्किल्स की एप्लीकेशन जो किसी काम को करने के लिए यूज़ होती है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो टेक्नोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है, एक फैक्टर है जिसकी मदद से हम किसी सब्सटेंस को रिसोर्स कह सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कई प्रकार के होते हैं। हमें पता है कुछ रिसोर्सेज डायरेक्टली हमें नेचर से मिलते हैं, कुछ हम उनमें मॉडिफिकेशन करते हैं, और कुछ और रिसोर्सेज भी यहाँ पर होते हैं। तो रिसोर्सेज के टाइप्स की अगर हम बात करें तो इन्हें 3 टाइप से क्लासीफाई किया जा सकता है। कौन कौन से 3 टाइप्स, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें तो रिसोर्सेस 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस। उसके बाद ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, और थर्ड आता है ह्यूमन रिसोर्सेस। सबसे पहले अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की, तो नाम से हमें क्या पता चल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिलते हैं, यानी कि ड्रॉन फ्रॉम नेचर, और विदाउट एनी मॉडिफिकेशन हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम मान सकते हैं कि ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है हमारे लिए, जो हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। वो कौन कहलाते हैं, कौन से रिसोर्सेज कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी अर्थ पर वो सेम नहीं है।
हमें पता है कि कई जगह डेजर्ट एरिया है, कई जगह ज़्यादा पानी है, कई जगह कम पानी है, तो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। क्यों है? क्योंकि ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, टेराइन यानी फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, वहाँ का एल्टीट्यूड क्या है, इस पर ये चीज़ें डिपेंड करती है कि वहाँ पर कौन से रिसोर्सेज हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए हर जगह रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है। नेचुरल रिसोर्सेज में दो टाइप के हमें रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो वापस से रिन्यू हो सकते हैं और वीकेंड से रिप्लेनिश हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो वापस से रिन्यू हो सकते हैं। सोलर एंड विंड एनर्जी वापस से रिन्यू हो सकते हैं। वाटर भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, एयर भी रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेस्ट इनको करते रहें, इनका वाइसफुल यूटिलाइजेशन ना करें, क्योंकि हमें पता है वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। लेकिन उसके बावजूद हम इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि वर्ल्ड के कई सारे पार्ट्स में वाटर स्कैरसिटी हमें देखने को मिलती है। इवन इन इंडिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो कई सारे पार्ट में हम न्यूज़ में देखते हैं कि वाटर स्कैरसिटी इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ज़रूरत है रिसोर्सेज को कंजर्व करने की, उनका वाइसफुल यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, जो नॉन रिप्लेनिशेबल यानी कि जो रिन्यू नहीं हो सकते हैं, और इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर देम। तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर हमारी लाइफ के जो ड्यूरेशन है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम मान लेते हैं कि वो नॉन रिप्लेनिशेबल है, यानी कि जो रिन्यू नहीं हो सकते। जैसे अगर हम बात करें कोल की, पेट्रोलियम की या नेचुरल गैस की, तो ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिसोर्स की, ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी कि जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए हैं? हमें पता है आयरन ओर जो एक मिनरल है, जो कि क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो मिनरल नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन आयरन ओर जो होता है, जो कि एक मिनरल है, तो आयरन ओर को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उसको यूज़ करने के लिए हमें आयरन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और फिर उसी आयरन का यूज़ करके हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं, व्हीकल्स बनाते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हैं जो हमने जो मॉडिफाई किए गए हैं, मॉडिफाई बाय ह्यूमंस, यानी कि कोई नेचुरल रिसोर्स हमने लिया, उससे हमने कई और चीज़ें बना दी, कई और रिसोर्सेज बना दिए, तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमने व्हीकल्स बना दिए, मशीन्स बना दी, या कुछ और भी ऐसी चीज़ें बना दी जो हमारे नीड्स को फुलफिल कर रही है, लेकिन नेचर से हमें नहीं मिली है, तो वो कौन सी रिसोर्सेज हो जाएंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। थर्ड टाइप आता है यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज, अब यहाँ पर हमने देखा कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उनको मॉडिफाई करेंगे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? नॉलेज ज़रूरी है, स्किल ज़रूरी है। तो ये किसके पास होती है? इंसानों के पास होती है। तो ह्यूमन यानी कि हम लोग, पीपल आर इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। हम खुद भी एक रिसोर्स हैं, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, क्योंकि इसके बिना, इसके नॉलेज, आइडिया, स्किल के बिना हम किसी चीज़ को मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे? और एक ह्यूमन वैल्यूएबल रिसोर्स कब बन सकता है? जब वो एजुकेटेड होगा, जब उसके पास स्किल्स होगी, जब उसकी हेल्थ अच्छी होगी। यानी कि एजुकेशन एंड हेल्थ ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक इंसान को, जो कि ह्यूमन को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाते हैं। और फिर हमारी स्किल्स की मदद से, नॉलेज की मदद से हम रिसोर्सेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, नए नए रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होगी। हमने यहाँ पर देख लिया ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर हम यहाँ पर लिख लेते हैं पीपल। हम भी क्या हैं? रिसोर्स है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास नॉलेज है और स्किल्स है। अब हमें पता है कि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, जिनकी हम कई बार कमी फेस करते हैं। तो रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्या होता है,
क्यों उन्हें कंजर्व करना ज़रूरी है और कैसे हम उन्हें कंजर्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्विंग रिसोर्सेस। रिसोर्सेज का कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब, सबसे पहले तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है, टू सेव समथिंग। और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि रिसोर्सेज का वाइसफुल यूटिलाइजेशन करना और उन्हें रिन्यू होने के लिए कुछ टाइम देना। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने समझ लिया है कि रिसोर्सेज को बचाना, उनको एक्सप्लॉइट ना हम करें ताकि वो बचे रहें जनरेशन, आने वाले जनरेशन के लिए, और उन्हें रिन्यू होने का टाइम भी मिल जाए। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर एक टर्म आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल, ये टर्म आपको अभी 8th क्लास में आपने इस टर्म के बारे में पढ़ लिया, अब हर क्लास में ऑलमोस्ट आपको इसके बारे में पढ़ने को ज़रूर मिलेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि जब भी डेवलपमेंट होता है तो कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज का भी नुकसान होता है, जैसे कि फॉरेस्ट, ट्रीज़ की कटिंग होती है, वाटर वेस्ट होता है, पोल्यूशन होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो यहीं पर एक टर्म आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट तो होगा लेकिन सस्टेनेबल तरीके से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारी नीड्स फुलफिल होगी, नीड्स फुलफिल होगी विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। और ऐसा नहीं है कि केवल हमारी नीड्स हमने फुलफिल कर ली और नेचर को हार्म नहीं पहुंचाया, उसके अलावा फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बचे रहे। फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करना, उनको सेव करना। ठीक है, तो ये कुछ हम कह सकते हैं कुछ प्रिंसिपल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कि सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ की हमें रिस्पेक्ट करनी है, अर्थ की जो वाइटिलिटी है, जो डाइवर्सिटी है, उसको प्रोटेक्ट करना है, और डिप्लीशन जो होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, उसको मिनिमाइज करना है, उसको रिड्यूस करना है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।